हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है, हमने पिछले कुछ वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है और आज हम और भी आगे के टॉपिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं। और आज के सेशन में हमारा टॉपिक रहने वाला है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जहां पर हमें डिस्कस करना है लॉजिकल पार्ट को। और जो भी आपकी पिछली वीडियोस हैं, आपके हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई स्टेट लेवल एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो, या फिर आप रेलवे के एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप किसी पुलिस के एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम में आपका रीजनिंग पूछा जाता है, उसके कंप्लीट रीजनिंग के सिलेबस को हम कंप्लीट कर रहे हैं इन सेशन में कनेक्टेड होते हुए। और इसी के साथ साथ हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। ये आपके वर्बल रीजनिंग का लास्ट चैप्टर है, फिर आपका सिर्फ नॉन वर्बल सीरीज बचती है, उसके क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज के सेशन में हमारे क्या क्या चीजें रहने वाली है। उससे पहले स्टूडेंट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना है ताकि आप सभी को टाइम टू टाइम हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे और आप हमारे सभी वीडियो के साथ कनेक्ट होके अपने हर एक डाउट को क्लियर कर सकते हो, हर एक कॉन्सेप्ट का पता लगा सकते हो और उसको डिटेल में जान सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट आता है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, अगर कोई क्वेरी आती है कि हमें कैसे इनिशिएट करना है, किस चीज की प्रिपरेशन कैसे करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व कराया जाता है। आप वहां से जाके कनेक्ट करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको हर एक डाउट का डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर स्टूडेंट, जो हमारा परीक्षा जंक्शन प्लेटफॉर्म है, हमारा मोटिव ये है आप सभी के लिए कि आप सभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। आपसे हम एक सिंगल कॉइन के डिमांड नहीं कर रहे हैं। पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। जो इतने महंगे महंगे फीसेस आप अदर प्लेटफॉर्म पर देते हो, कोर्सेज परचेज करने में आप फीस देते हो, आने जाने के लिए जो बच्चे कन्वीनियंस नहीं है बहुत सारा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए, या फिर जिन स्टूडेंट के पास संसाधनों का अभाव है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की कमी है और वो चाहते हैं, उनके अंदर जुनून बहुत है कि हमें कुछ बड़ा करके दिखाना है, हमें गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना है। तो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेने के लिए हमारा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है, जो आप सभी के सामने बहुत ही सिस्टमैटिक वे से पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है। हर एक सब्जेक्ट का, चाहे आप वो क्वांट्स ले लीजिए, रीजनिंग ले लीजिए, आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, साइंस हो गया, हर एक सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस करा गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके अपने हर एक वीडियो को, हर एक टॉपिक को प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के सीख लीजिए। और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेशन के लिए भी आप जुड़ सकते हैं रात के 9 बजे, जहां पर हम अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और हमारा होता है कि टाइमर के अंदर वहां पर अपने सारी चीजों को कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। मेरी उम्मीद ये है आप सभी से कि आपने इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, ताकि इस वीडियो की रीच हर एक पर्सन तक पहुंचे जो इसके सच में नीडी है। तो देखते हैं आज का मोटिवेशन ऑफ द डे क्या रहने वाले हैं। आज का मोटिवेशन ऑफ द डे है, मैन नीड्स हिज डिफिकल्टीज बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस। हर एक इंसान के जीवन में, हर एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में डिफिकल्टीज आना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, आपकी जो लाइफ है बहुत कंफर्ट जोन से चल रही है, तो आप कुछ भी बहुत बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। क्योंकि अपने आप को कंफर्ट जोन से जब हम बाहर निकालते हैं, अपने आप को पुश कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, तो हमारी लाइफ और भी बेटर बनती हुई चली जाती है और हम अपना बहुत बड़ा अचीव करने की टारगेट के लिए अग्रसर होते हुए चले जाते हैं। तो जब भी आपके सामने प्रॉब्लम आए, आपको उस प्रॉब्लम से डरना नहीं है, डिफिकल्टीज से हार नहीं मानना है। डिफिकल्टीज का सामना करके हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी का भी रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट वे से नहीं होता कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सीधे सीधे चल रहे हो और आप
तुरंत मंजिल तक पहुंच गए। आपको बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करना होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है, आपको दिन और रात एक ही चीज पर कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना होता है, अपना सर्वस्व निछावर करना होता है, अपना 100% देना होता है, तब आप अपने टारगेट को अचीव कर पाते हो। तो डिफिकल्टीज से डरना नहीं है, हमें उससे सामना करके आगे बढ़ना है और गिव अप नहीं करना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये मोटिवेशन थॉट आप सभी को पसंद आया होगा। बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ और उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने चारों कंपोनेंट को इकट्ठा करके जुड़ चुके होंगे, आपका पेन पेपर, आपका कंसंट्रेशन और आपका माइंड। तो देखते हैं, हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। आप अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अपने किस चैप्टर को, एनालिटिकल रीजनिंग, जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग और साथ ही साथ क्रिटिकल रीजनिंग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपके नंबर सब टॉपिक होते हैं, जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में आपने क्या देखा, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। इन 4 टॉपिक्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं और 5वां टॉपिक आज हमारा होने वाला है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये सारे ही चैप्टर्स आपके रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, आपके प्रैक्टिकल जीवन जैसा आप जी रहे होते हो उससे रिलेटेड होते हैं। और एग्जामिनर हमारे एग्जाम में इस चैप्टर को देने का उसका मेन टारगेट होता है कि अगर हम एक ऑफिसर रैंक की जॉब के लिए जा रहे हैं तो हमें ऑफिसर रैंक की जॉब को पाने के लिए क्या हमारे अंदर बहुत सारी एबिलिटी प्रेजेंट है, वो ये टेस्ट कर रहा होता है एग्जामिनर। क्या हम किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं बिना पार्शियलिटी किए हुए, बिल्कुल बायस होके, क्या हम चीजों को सही से जज कर पाते हैं, क्या किसी ने हमसे कोई बात बोली है तो उसके बात बोलने के पीछे का इंटेंशन क्या है, हम उसके पीछे अजम्पशन कितना लगा पाते हैं, क्या वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है चीजें या नहीं है। तो इन सभी चीजों का टेस्ट करना चाहता है एग्जामिनर, जिसकी वजह से वो हमारे इन टॉपिक्स को देता है। ये आपके रेलवेज के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका CBT 1 हो या CBT 2 हो, और CGL जैसे एग्जाम में आपके टीयर 2 में, जहां पर टीयर 2 में आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो जाता है, वहां पर इन क्वेश्चंस की वेटेज बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आप आसानी से यहां से सीख के अपने एग्जामिनेशन में अगर 3 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं आपके एग्जाम्स में तो आपके 9 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ध्यान से चीजों को सुनते जाना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे बेस्ट अप्रोचेस को हम अप्लाई करते हैं इस चीज को सीखना है और इस टॉपिक को कंप्लीट करके अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना है। चैप्टर है हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। एक आपने स्टेटमेंट और कंक्लूजन स्टूडेंट पढ़ा होगा किस चैप्टर में, जब हमने चैप्टर किया था आपका कौन सा, सिलोगिज्म का चैप्टर। वहां पर भी आपके सामने स्टेटमेंट और कंक्लूजन होता था, लेकिन वहां पर स्टेटमेंट कैसा होता था, जब भी हमें स्टेटमेंट होती थी वो इलॉजिकल नेचर की होती थी, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता था, इलॉजिकल नेचर का स्टेटमेंट होता था। फॉर एग्जाम्पल, सम पेन आर कार। अब पेन और कार के बीच में कोई लॉजिक नहीं है, और फिर इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम यहाँ पर वेन डायग्राम बनाया करते थे, यही होता था। और वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पर सॉल्यूशन को चेक करते थे, ऑल कार आर पेन। इस तरीके के कंक्लूजन को हमें चेक करना होता था, क्या इस स्टेटमेंट की हेल्प से ये कंक्लूजन हमारा वैलिड होता है, इम्प्लिसिट करता है या नहीं, फॉलो होता है या नहीं, इस चीज को पता लगाते थे। लेकिन इस चैप्टर में जहां पर आप सभी के सामने यहाँ पर गिवन है स्टेटमेंट, कथन और निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष का पता लगाने के लिए यहाँ पर आपको कुछ भी वेन डायग्राम जैसे स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। ये वाला स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जिसका चैप्टर है सिलोगिज्म वो डिफरेंट है, और यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इसका टॉपिक बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। तो दोनों में अंतर है, दोनों को चीजों को आपको मर्ज नहीं करना है। देखते हैं और क्या क्या चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट होगा ना, आपको उसको हमेशा 100% ट्रू मानना है। जो भी स्टेटमेंट हमारे सामने गिवन है उसको हमें हमेशा 100% ट्रू मानना है। और एक चीज, जितना स्टेटमेंट में बोला गया है सिर्फ उतनी ही बात हमें पता है,
उसके आगे पीछे के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। जितना कथन में बोल दिया जाए सिर्फ हमारे पास उतनी ही इंफॉर्मेशन है, बाकी किसी चीज के लिए हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक, अब इसी स्टेटमेंट की हेल्प से हमें कंक्लूजन निष्कर्ष निकालना होता है कि क्या निष्कर्ष सही है या गलत है, निष्कर्ष हमारा फॉलो हो रहा है या नहीं। तो जो भी डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो, जो भी डायरेक्ट गिवन हो, किसमें डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो आपके स्टेटमेंट में, अगर जो चीजें डायरेक्ट दिख रही हैं आपके स्टेटमेंट में, वो कंक्लूजन हमारा सही माना जाता है। ठीक है, बाकी बहुत ही इजी चैप्टर है कंक्लूजन, साथ ही साथ इसमें इन्फ्रेंस अनुमान भी लगाया जाता है। एक और टॉपिक होता है कंक्लूजन एंड इन्फ्रेंस, जहां पर हम अनुमान लगा के भी आंसर बता सकते हैं और निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। निष्कर्ष मतलब हो गया आपको रिजल्ट बताना है। अगर एक स्टेटमेंट आप सभी के सामने बोली जा रही है या फिर अभी मैं आपके सामने जो भी बातें बोल रही हूँ उसके पीछे का निष्कर्ष आप क्या निकाल सकते हो, कि ताकि ये सारी चीजें इसलिए बोली जा रही है कि आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ, ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर गेन कर पाओ, आपको इजिली ये चैप्टर समझ में आए, तो ये सारे कंक्लूजन को निकाला जा सकता है किसी भी स्टेटमेंट की हेल्प से। क्लियर होती है चीजें। अब देखते हैं, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे कि हमें क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, एग्जामिनेशन में हमें कैसे सॉल्व करना है। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, जहां पर आप सभी के सामने बोला गया है द डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर। स्टेटमेंट को आप सभी को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि क्या बोला जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट अगर ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो आपके कंक्लूजन के रॉन्ग होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस रॉन्ग होने के चांसेस से हमें यहाँ पर बचना है। ठीक है, देखते हैं। स्टेटमेंट बोला गया है द डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर बाय रोड बिटवीन मुंबई एंड जाफरा विल बी रिड्यूस टू 280 किलोमीटर बाय सी। जो मुंबई और जाफरा का डिस्टेंस है वो कितना बताया गया है, 900 मीटर की दूरी है। अब इस 900 मीटर की दूरी को कितना कम किया जा सकता है, 280 किलोमीटर कम किया जा सकता है। कैसे, अगर आप समुद्र से ट्रैवल करते हो, मुंबई से जाफरा तक जाना है, तो अगर बाय रोड जाते हैं तो 900 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन अगर बाय सी जाते हैं, समुद्र के रास्ते से जाते हैं, तो 280 किलोमीटर कम हो जाता है डिस्टेंस। फिर बोला गया दिस विल लीड टू अ सेविंग ऑफ रुपीज। इससे क्या होगा कि आपके 7.92 करोड़ पर एनम फ्यूल आपका बच जाएगा, सेव हो जाएगा, फ्यूल का सेविंग हो जाएगी। 7.92 करोड़ रुपए की सेविंग हो जाएगी एक साल के अंदर, अगर हम समुद्र के रास्ते को अपनाते हैं तो। अब ये कथन आपके सामने बोल दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें निष्कर्ष देखना है, क्या गिवन है। निष्कर्ष ये गिवन है ट्रांसपोर्टेशन बाय सी इज चीपर देन दैट बाय रोड। क्या यहाँ पर ये बोला जा सकता है कि जो ट्रांसपोर्ट है समुद्र के द्वारा वो सस्ता है क्या रोड से। यहाँ पर कुछ भी ये नहीं बताया गया है कि सस्ता है या महंगा है, सिर्फ ये बताया गया है कि 900 किलोमीटर का जो दूरी थी उसको रिड्यूस कर दिया गया है, जो कि 280 किलोमीटर की दूरी पर आ चुका है। ठीक, लेकिन महंगा है या सस्ता है इसके बारे में हमारे सामने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, तो पहला कंक्लूजन हमारा गलत हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, फ्यूल मस्ट बी सेव्ड टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। फ्यूल को बचाया जा सकता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में, ईंधन को बहुत बड़ी मात्रा में बचाना आवश्यक है। और यहाँ पर यही तो बोला गया था, दिस विल लीड सेविंग ऑफ, एनुअल फ्यूल की सेविंग की बात हो रही है। तो इसी के साथ हम इस निष्कर्ष को इस कथन से निकाल सकते हैं, केवल दूसरा अनुसरण करता है, ओनली सेकंड फॉलो। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे सामने क्या बोला गया है स्टूडेंट, यहाँ पर बोला जा रहा है गुड वॉइस इज अ नेचुरल गिफ्ट बट वन हैज टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इंप्रूव एंड एक्सेल वेल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। अच्छी आवाज एक प्राकृतिक है, ठीक है, नेचुरल गिफ्ट है, प्राकृतिक की देन है कि किसी की अच्छी आवाज है। आप बहुत बार सुनते भी होंगे, कोई अगर गुस्से में भी बोल रहा होता है उसकी वॉइस इतनी अच्छी होती है कि सुनने में ऐसा लगता ही नहीं है कि वो गुस्से में बोल रहा है, तो वो गॉड गिफ्टेड है, नेचुरल है।
बट वन हैज टू कीप प्रैक्टिसिंग, लेकिन हमेशा आपको उसको इम्प्रूव करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए म्यूजिक के फील्ड में हमेशा प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। अच्छी आवाज एक प्राकृतिक उपहार है, परंतु संगीत के क्षेत्र में बेहतर और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए, ये कथन बोला गया है। निष्कर्ष क्या है? नेचुरल गिफ्ट नीड नर्चरिंग एंड केयर। जो नेचुरल गिफ्ट है हमारे पास है, उसको नर्चर और केयर करने की जरूरत है। डेफिनेटली अगर नर्चर और केयर ना करे तो हमारा वो चीज बेकार हो जाएगी, और जब नेचुरल गॉड गिफ्टेड है तो उस चीज को बेकार क्यों ही कर रहे हैं। तो हमें हर चीज की नेचर नर्चरिंग और केयर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है इवन दो योर वॉइस इज नॉट गुड वन कैन कीप प्रैक्टिसिंग। भले ही आपकी आवाज अच्छी ना हो, लेकिन आपको अभ्यास करते रहना चाहिए। कहीं हम इसको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोच सकते। ठीक है, अगर हमारी आवाज अच्छी नहीं, अगर हम प्रैक्टिस करें तो होपफुली हमारी आवाज अच्छी हो सकती है, लेकिन हमें डायरेक्ट इस स्टेटमेंट की हेल्प से सुनना है। स्टेटमेंट में तो ऐसा कहीं नहीं बोला जा रहा है ना, तो इसको हम नहीं कंक्लूड कर सकते हैं। ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट फॉलो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? स्टेटमेंट है आपका, कथन है डोमेस्टिक डिमांड हैज बीन इंक्रीजिंग फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजीनियस क्रूड ऑयल। स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादक की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। जो क्रूड ऑयल है उसके प्रोडक्शन की जो स्वदेशी है, तो जो डोमेस्टिक बनाया गया है उसकी मांग जो है बहुत स्पीडली बढ़ रही है। ठीक है, डिमांड बढ़ रही है। यहाँ पर किस चीज की बात की जा रही है? डिमांड को डिमांड बढ़ रही है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो आपको उसको कंट्रोल करना है, तो डिमांड की चीजों को, प्राइस को हमें नॉर्मल करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा, तभी उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर डिमांड बढ़ रही है और बैलेंस करना है तो प्राइस को हाई कर देंगे। तो आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंक्लूजन क्या है? क्रूड ऑयल मस्ट बी इंपोर्टेड। क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर दिया जाए, कच्चे तेल का आयातन करना चाहिए, इंपोर्ट कर दिया जाए तो इस चीज को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। ठीक है, डोमेस्टिक डिमांड शुड बी रिड्यूस। क्या डोमेस्टिक डिमांड को कम कर देना चाहिए? ये भी ठीक है, आपके दोनों ही पॉइंट ठीक है, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक डिमांड को रिड्यूस करते हो तो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम नहीं किया जा सकता, और अगर आप क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हो तो फिर आप डोमेस्टिक डिमांड को रिड्यूस नहीं कर सकते हो। दोनों में से एक टाइम पर कोई एक ही चीज करनी पड़ेगी, तभी आपकी इस चीज में हम चीजों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड। दोनों को एक साथ चीजों को नहीं मैनेज किया जा सकता। पहला अगर वैलिड होगा तो दूसरा वाला अपने आप हट जाएगा, और दूसरा वाला वैलिड होगा तो पहला वाला अपने आप हट जाएगा। तो आइदर वन और सेकंड फॉलो, या तो एक या तो दूसरा अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है, स्टेटमेंट में है ऑल द ऑर्गेनाइज्ड पर्सन फाइंड टाइम फॉर रेस्ट। हर एक सभ्य व्यक्ति को आराम की जरूरत होती है। सुनीता इन स्पाइट ऑफ हर वेरी बिजी शेड्यूल फाइंड टाइम फॉर रेस्ट। सभी संगठित व्यक्ति विश्राम का समय पाते हैं। सुनीता अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद विश्राम के लिए समय निकालती है। एक ऑर्गेनाइज पर्सन को रेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर रेस्ट नहीं करोगे, आपका प्रॉपर माइंड उस तरीके से वर्क नहीं करेगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, आप चीजों को गलत करना शुरू कर दोगे। तो जरूरी है आपको अपने माइंड को रेस्ट देना। ठीक है, अगर अच्छा इफिशियंसी के साथ, अगर अपने प्रोडक्टिविटी के साथ काम करना चाहते हो तो प्रॉपर रेस्ट देना हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है। अब उसमें से एक सुनीता की बात की जा रही है कि सुनीता पूरे दिन बिजी रहती है, फिर भी वो अपने रेस्ट के लिए टाइम को निकालती है। ठीक, पहला बोला गया है कंक्लूजन, सुनीता इज एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। ऊपर बोला गया था कि सुनीता अपने रेस्ट के लिए टाइम निकाल रही है, बिजी होने के बाद भी
और जितने भी ऑर्गेनाइज पर्सन है उनको टाइम फॉर रेस्ट निकालते हैं। तो सही बात हो गई, सुनीता एक ऑर्गेनाइज पर्सन है। सुनीता इज एन इंडस्ट्रियस पर्सन, इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती इंसान है। साफ साफ बोला गया है कि वो इतना बिजी है, और बिजी है तो मेहनत कर रही है, ठीक है, मेहनत कर रही है जिसकी वजह से बिजी है, फिर भी वो टाइम निकाल रही है। तो इस स्टेटमेंट से हम ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सुनीता इंडस्ट्रियस पर्सन है। दोनों ही कंक्लूजन आपके सही होते हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर? अगर चीजें आप सभी को क्रिस्टल क्लियर हो रही है, चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना है ताकि ये वीडियो हर तक पहुंचे, क्योंकि इन टॉपिक्स को आप देखोगे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ाया जाता है, बहुत कम लोग इन टॉपिक्स को पढ़ाते हैं जो आपका लॉजिकल रीजनिंग हो रहा है। तो आपके सामने इतने सही तरीके से डिस्कस किया जा रहा है, तो आप वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये रहा। स्टेटमेंट में बोला गया है स्टूडेंट, दिस बुक जेड इज द ओनली बुक। एक जेड बुक है, मतलब कोई बुक का नाम लिखा होगा। दिस बुक जेड इज द ओनली बुक which focuses its attention to the problem of poverty in India between 1950 and 1980। 1950 से लेकर 1980 तक जो भी समस्याएं हैं पुवर्टी को लेके, गरीबी को लेके, वो इस जेड बुक में अटेंशन इसके लिए फोकस किया गया है, सिर्फ इसी जेड बुक में है और कहीं नहीं बताया गया। यह पुस्तक जेड एकमात्र पुस्तक है जो 1950 और 1980 के बीच भारत में गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है, ठीक है। ये पॉइंट बोला गया। अब हम इससे क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला कंक्लूजन स्टूडेंट आपके सामने ये है, देयर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ पुवर्टी बिफोर 1950। 1950 से पहले कोई भी गरीबी की या फिर गरीबी रेखा या फिर पुवर्टी के बारे में कोई कुछ बात ही नहीं करता था। तो आपको पहले ही बताया था, जितना स्टेटमेंट बोलता है हमारे पास इंफॉर्मेशन सिर्फ उतनी ही होती है। तो हमें तो सिर्फ 1950 से 1980 के बीच की बात बोली गई है, उससे पहले क्या हुआ है क्या नहीं है उसके बारे में हम डेफिनेट में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक। तो इसी के साथ हमारा पहला कंक्लूजन तो सरासर गलत। सेकंड पे देखते हैं, no other book deals with poverty in India from 1950 to 1980। यहाँ पर स्पेशली मेंशन है क्योंकि यहाँ पर देखो क्वेश्चन में बोला गया था दिस इज द ओनली बुक, ये एकमात्र किताब है जहां पर गरीबी के पीछे ध्यान केंद्रित किया गया है। और यहाँ पर भी क्या बोला जा रहा है, और कोई बुक डील नहीं करती है पुवर्टी की, पुवर्टी जो इंडिया में गरीबी चीजें है उसके ऊपर और कोई बुक नहीं बनाई गई है। कब से कब तक? 1950 से लेकर 1980 तक। तो डायरेक्ट कनेक्टेड है स्टेटमेंट से ये, और अगर डायरेक्ट कनेक्टेड है स्टेटमेंट से तो वो कंक्लूजन हमारा फॉलो मानते हैं, अनुसरण करता हुआ माना जाता है। ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो किस ऑप्शन में प्रेजेंट है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डन? क्लियर? आर यू गेटिंग माई ऑल पॉइंट्स? ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ चुके हैं। यहां पर आप सभी के सामने ये बोला जा रहा है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस। सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है, मतलब कॉन्टिन्यूटी। और मैं आप सभी के सामने हमेशा बोलती हूँ, हमेशा, कि आप अगर किसी चीज को लगातार करते हो आपको डेफिनेटली उसमें प्रोफिशिएंसी मिलेगी, आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आप किसी चीज को कंसिस्टेंट करो, रेगुलर करो। ऐसा नहीं आज तो आपने 6 घंटे काम कर लिया, कल आपने 1 भी घंटे काम नहीं किया, परसों आपने 12 घंटे काम कर लिया, फिर 2 दिन का गैप कर दिया, तो इससे कोई आपके काम में ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आप डेली अपना टारगेट बना लो कि मुझे 2 घंटे काम करना ही करना है, किसी भी रेफरेंस में ले सकते हो। 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है, 2 घंटे पढ़ाई करनी है, 2 घंटे मुझे पर्टिकुलर रीजनिंग सब्जेक्ट को देना है, तो 2 घंटे अगर आप डेली, लेकिन वो निरंतर होना चाहिए कंसिस्टेंसी के साथ। आपके सामने कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा हर्डल क्यों ना आ जाए, वो 2 घंटे आपको उस दिन कंप्लीट करने हैं। चैलेंज करना है कि मुझे ये 2 घंटे एक भी दिन स्किप नहीं करना है। देखना आप यही 2-2 घंटे करके बहुत बड़ी चीज अचीव कर ले जाते हो। तो उसी तरीके से यहाँ पर स्टेटमेंट में भी बोला गया है, सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता
द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस। क्या कंक्लूजन है? कॉन्स्टेंस ड्रिपिंग वियर द स्टोन, ये आपका एक इडियम एंड फ्रेजेस है, कहावत है, इडियम एंड फ्रेजेस है। और कंक्लूजन में इडियम एंड फ्रेजेस को हम हमेशा सही मानते हैं। रोज के टपकने से पत्थर भी घिस जाता है, रस्सी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। आपने देखा भी होगा, जब कुएं से पानी निकाला जाता है तो उस रस्सी की हेल्प से, वो रस्सी डेली पानी निकाल रही होती है, लेकिन उस रस्सी के डेली अप डाउन करने से उस पत्थर पे भी निशान हो जाता है। उसी तरीके से अगर एक पानी की ड्रॉप कंटिन्यू एक पत्थर पर पड़ती रहती है तो उस पत्थर पे पानी की ड्रॉप इतनी सॉफ्ट है और पत्थर इतना हार्ड है, फिर भी अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से, अपने परसिस्टेंस की वजह से, निरंतर प्रयास करने की वजह से वो पानी की ड्रॉप उस पत्थर पे भी निशान बना देती है। रीजन क्या है? निरंतर काम करना। तो ये इस निष्कर्ष से, इस कथन से ये निष्कर्ष हम इम्प्लिसिट कर सकते हैं, निकाला जा सकता है। सेकंड बोला गया, सिंगल माइंडेड डिवोशन इज नेसेसरी फॉर अचीविंग द सक्सेस। सफलता पाने के लिए एकांकी भक्ति आवश्यक है। हमेशा प्रोवर्ब्स हो, प्रोवर्ब हो, इडियम हो, फ्रेजेस हो, आपके हमेशा कंक्लूजन में सही माना जाएगा। दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण किए जा सकते हैं। बोथ ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट हमारे सामने क्या गिवन है? द परसेंटेज ऑफ द नेशनल इनकम शेयर्ड बाय द टॉप 10% ऑफ हाउस होल्ड इन इंडिया इज 35। भारत में शीर्ष 10% परिवारों द्वारा साझा राष्ट्रीय आय का प्रतिशत 35 है। मतलब जो नेशनल इनकम है उसका परसेंटेज टॉप 10% हाउस होल्ड में से सिर्फ 35%, 35 लोगों ही इनकम टैक्स, नेशनल इनकम टैक्स में इंक्लूडेड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या निष्कर्ष बोला गया है? कंक्लूजन क्या है? व्हेन एन इकोनॉमी ग्रो फास्ट, जब इकोनॉमी तेजी से बढ़े, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ इन सर्टेन पॉकेट्स ऑफ पॉल्यूशन टेक प्लेसेस, तो वहां पर लोगों के जो पॉकेट में अच्छा धन आना शुरू होता है। क्या ऊपर कहीं इकोनॉमी, आर्थिक ग्रोथ की बात हुई थी? जब कोई अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो आबादी के कुछ हिस्सों में धन की एकाग्रता होती है। तो धन की एकाग्रता के बारे में कहाँ की बात कही गई है? यहाँ तो नेशनल इनकम शेयर्ड बाय 10% के बारे में बात हो रही है, तो ये कंक्लूजन हमारा गलत। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। द नेशनल इनकम इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया। इस बात को निकाला जा सकता है क्योंकि 10% का सिर्फ 35, 10% में से अमीर लोगों का सिर्फ 35 लोग हैं जो नेशनल परसेंटेज में अपनी चीजों को, इनकम को शेयर कर रहे होते हैं। तो ये अनइवन नेचुरली है। तो ऑप्शन नंबर बी ओनली सेकंड फॉलो होता है हमारा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टेटमेंट है, द प्राइम मिनिस्टर emphatically stated that his government will make every possible efforts for the upliftment of poor farmer and farm hand। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। जो भी गरीब किसान है और जो भी लेबर है, हार्ड वर्किंग लेबर है, उनके लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भी कोशिश हो सकती है उनके वेलफेयर के लिए वो पूरी तरीके से समर्पित है, पूरा अपना उनके लिए हेल्प करेगी, संभव प्रयास को, अपलिफ्टमेंट, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए वो अपना 100% देने वाली है। ऐसा एक प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बात को बोला है। क्या बोला गया? कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? एक्सेप्ट पुअर फार्मर एंड फार्म हैंड, ऑल अदर हैव गॉट द बेनिफिट ऑफ फ्रूट ऑफ डेवलपमेंट। गरीब किसान और कृषक श्रमिक को छोड़कर अन्य सभी को विकास के फलों का लाभ मिलेगा। क्या सभी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका हम इस कथन से कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं? क्या सिर्फ बात कही गई है कि गरीब किसानों को और जो फार्म लैंड्स हैं उनकी बात की गई है, बाकियों को उसका डेवलपमेंट का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में कहाँ बताया गया है?
तो हमारे पास ये टाइमर कैसे है गया, हमारे पास इसका कोई राइट नहीं है कि हम इस चीज के बारे में कुछ भी डेफिनेट में बोल सकते हैं। देखो, अगर हमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता तो या तो हम शांत हो जाएंगे, या अगर मुझे नहीं पता तो मैं ऐसा बोलूंगी कि शायद ऐसा हो सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर ना ही शायद लगाया गया है, बिल्कुल कंफर्म बोला जा रहा है। तो हमें जब तक इंफॉर्मेशन नहीं पता, हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी पर्सन के बारे में या किसी स्टेटमेंट के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में 100% डेफिनेटली के साथ हम कोई बात बोल पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कंक्लूजन हमारा गलत। नेक्स्ट देखते हैं, नो सीरियस एफर्ट्स हैव बीन मेड इन द पास्ट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। समाज के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अतीत में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। यहाँ तो स्टेटमेंट में हमें प्रेजेंट की बात हो रही है ना, कि प्रधानमंत्री ने प्रॉमिस किया है कि उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए अथक प्रयास करेगी, 100% प्रयास करेगी। पहले किया गया है या नहीं किया गया उसके बारे में इस स्टेटमेंट से कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो ये भी आपका गलत, दोनों ही निष्कर्ष गलत होते हैं। नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ना तो पहला ना ही दूसरा अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी सा दिख रहा है, सॉल्व कर लेते हैं। The manager humiliated सचिन in the presence of his colleague। जो मैनेजर है उसने सचिन की बेइज्जती कर दी अपने कलीग के सामने। प्रबंधक ने अपने सहयोगी की उपस्थिति में सचिन को अपमानित किया है, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट किया है। तो आप अब इससे क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? द मैनेजर डिड नॉट लाइक सचिन, वो सचिन को नहीं पसंद करता था, इसलिए उसने सबके सामने उसकी बेइज्जती करी। इसके बारे में नहीं बता सकते, क्या पता उसने गलत कोई काम किया हो इसलिए मैनेजर उसे डांट रहा है। और ऑफिसेज वगैरह में कलीग के सामने ही सारी चीजें डिस्कशन हो रही होती है, तो इसके बारे में हम कुछ भी नहीं पता लगा सकते। सेकंड क्या बोला गया है, सचिन वॉज नॉट पॉपुलर अमंग हिज कलीग। अपने कलीग में सचिन पॉपुलर नहीं था, प्रसिद्ध नहीं था। तो ये भी कैसे पता लगा सकते हो? सिर्फ मैनेजर उसको डांट रहा है, बट वो पॉपुलर था या नहीं, मैनेजर सचिन को पसंद करता था या नहीं, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते। दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पर भी आपके गलत होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। क्लियर? ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखते रहना क्या बोला जा रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स हैज रिसेंटली अनाउंस्ड सेवरल कंसेशन एंड ऑफर अट्रैक्टिव पैकेज टूर फॉर फॉरेन विजिटर्स। देश की सरकार ने हाल ही में कई रियायतों की घोषणा की है और विदेशी आगंतुकों के लिए आकर्षक पैकेज टूर की पेशकश की है। मतलब गवर्नमेंट जो कंट्री, किसी भी कंट्री की जो सरकार है, उसने अलाउ किया है बहुत सारे कंसेशन देना और बहुत सारे अट्रैक्टिव पैकेज दिए हैं जो विदेश से जो लोग आने वाले हैं इस कंट्री में, तो वहां के लोगों को कंसेशन दिया जाए और बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेज प्रोवाइड किया जा रहा है जो लोग यहाँ पर विजिटर्स घूमने के लिए आते हैं। अब क्या निष्कर्ष है? पहला बोला गया नाउ मोर नंबर ऑफ फॉरेन विजिटर विल विजिट द कंट्री। अब अधिक संख्या में विदेशी पर्यटक देश का दौरा करेंगे। कि पैकेज क्यों निकाला जा रहा है? आप किसी चीज पर स्कीम निकालते हो, ऑफर निकालते हो, क्यों निकालते हो? ताकि आपके प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा सेल हो। तो गवर्नमेंट ने जब कंसेशन दिया है, नए पैकेजेस निकाल रहा है, नए ऑफर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो इसी वजह से तो कर रहा होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा विजिटर, फॉरेन विजिटर हो, वो विजिट करना है कंट्री में, इसी वजह से। तो ये हमारा कंक्लूजन सही हो माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स सीम टू बी सीरियस इन अट्रैक्टिंग टूरिस्ट। जो कंट्री एक्स की सरकार है वो ज्यादा सीरियस दिखाई दे रही है ताकि लोग जो अट्रैक्ट कर पाए टूरिस्ट को, जो भी पर्यटक है ज्यादा से ज्यादा आ पाए, तभी तो उसने स्कीम भी निकाली है। तो ये भी हमारा पॉइंट सही होता है। ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डन? ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आ चुके हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन में। ओनली गुड सिंगर्स, देखो स्टेटमेंट में है ओनली गुड सिंगर्स आर इनवाइटेड इन द
कॉन्फ्रेंस, नो वन विदाउट अ स्वीट वॉइस इज अ गुड सिंगर। स्टेटमेंट को रीड करते टाइम आप शब्दों पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड एंड वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द स्टेटमेंट। ओनली गुड सिंगर आर इनवाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में सिर्फ अच्छे सिंगरों को इनवाइट किया गया है। नो वन विदाउट अ स्वीट वॉइस इज अ गुड सिंगर। कोई भी मीठी आवाज के बिना कोई भी अच्छा गायक नहीं हो सकता। कथन बोल रहा है और कथन ने जो बोल दिया वो 100% सत्य है, हम उसमें कुछ भी नहीं बदल सकते। ठीक है, पहला कंक्लूजन बोला गया, ऑल इनवाइटेड सिंगर्स इन द कॉन्फ्रेंस हैव स्वीट वॉइस। जितने भी कॉन्फ्रेंस में लोगों को इनवाइट किया गया था उन सभी की स्वीट वॉइस है। बिल्कुल सही आंसर। क्यों? सिर्फ गुड सिंगर को इनवाइट किया गया है कॉन्फ्रेंस में, तो गुड सिंगर है तभी तो वो उनकी स्वीट वॉइस है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो यही पता चल पा रहा है। सेकंड देखते हैं, those singers who do not have sweet voice are not invited in the conference। जिन गायकों की मधुर आवाज नहीं होती है उन्हें सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया जाता है। तो ये भी ठीक है, वहां पर बोला गया है कि सिर्फ गुड सिंगर को इनवाइट किया है और कोई भी जो गुड सिंगर वो स्वीट नहीं हो सकता अगर उसकी आवाज अच्छी नहीं है। और यहाँ पर बोला गया है जिन गायकों की मधुर आवाज नहीं होती है उन्हें सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया जाता है। सिर्फ गुड वालों को बुलाया गया है, तो इनको नहीं बुलाया गया होगा। दोनों ही निष्कर्ष हमारे फॉलो हो रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। सी ऑप्शन अगेन इज द करेक्ट आंसर, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? स्टेटमेंट है, फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर student will have the option of dropping mathematics and science for their school leaving certificate examination। अगले सत्र से, शैक्षणिक सत्र से जो भी स्टूडेंट है will option of dropping mathematics और science for their school leaving certificate examination। अगले शैक्षणिक वर्ष से छात्र के पास अपने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए गणित और विज्ञान छोड़ने का विकल्प होगा। जिसको नहीं पढ़ना है साइंस और मैथमेटिक्स वो इस चीज को छोड़ सकता है, ऐसा स्टेटमेंट ने बोला। क्या कंक्लूजन है? स्टूडेंट हु आर वीक इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विल बी एडमिटेड। विज्ञान और गणित में कमजोर छात्र को प्रवेश दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। बोल रहे हैं अपनी मर्जी से छोड़ा जा सकता है नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से। तो ये भी जो नहीं होगा, जो नहीं पढ़ना चाहता होगा वो भी, उसको भी एडमिशन दिया जाएगा, कुछ और सब्जेक्ट पढ़ लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अर्लियर स्टूडेंट डिडंट हैव द चॉइस ऑफ कंटिन्यूइंग देयर एजुकेशन विदाउट टेकिंग दिस सब्जेक्ट। पूर्व के छात्रों के पास इन विषयों के बिना अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए विकल्प नहीं था। ये भी सही, क्योंकि बोल दिया गया फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, अगले आने वाले सत्र के बाद ऐसी चीज को अप्लाई की जाएगी। तो जो उससे पहले वाले बच्चे होंगे, अब देखो हम यहाँ से इस स्टेटमेंट से पहले वाले बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बोला गया है कि जो भी स्टूडेंट इससे पहले थे उनके पास ऐसा ऑप्शन नहीं था, और यहाँ पर भी सेकंड में यही बोला जा रहा है। बाद वालों के लिए ये चीज अप्लाई की गई है ना, तो यहाँ पर फिर से हमारा दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ चुके हैं, जहां पर आप सभी के सामने बोला जा रहा है, इन अ रीसेंट सर्वे रिपोर्ट, एक रीसेंट सर्वे किया गया, it has been stated that those who undertake physical exercise for at least half an hour a day are less prone to have any heart alignment। जो भी ये माना गया एक रिसेंट रिसर्च में, अगर कोई भी डेली आधे घंटे अपनी फिजिकल एक्सरसाइज को देता है, फिजिकल एक्सरसाइज करता है डेली आधे घंटे के लिए, उसको कम चांसेस होते हैं दिल की बीमारी के होने के। यह हालिया सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो लोग दिन में आधे घंटे शारीरिक व्यायाम करते हैं उन्हें दिल की बीमारियां होने का खतरा कम होता है। ठीक है, पहला कंक्लूजन, मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर लीडिंग अ हेल्थी लाइफ। क्या एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए मॉडरेट एक्सरसाइज जरूरी है? नॉर्मल मतलब आधे घंटा मॉडरेट ही हो गया, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही बोला गया।
और दूसरा बोला गया ऑल पीपल हु डू डेस्क बाउंडेड जॉब, वो लोग जो डेस्क पर बैठ के पूरे दिन जॉब करते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, डेफिनेटली सफर फ्रॉम हार्ट डिजीज अलाइनमेंट। क्या इसके बारे में ऐसा बोला गया कि जो जॉब पर डेस्क जॉब पर मतलब जो चेयर टेबल पे बैठ के जॉब कर रहे हैं पूरे दिन, उनको डेफिनेटली हार्ट की बीमारी होने वाली है, ऐसा कथन में बोला गया है। तो इसके लिए हम कुछ भी श्योर नहीं है, तो सेकंड कंक्लूजन हमारा गलत, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा, दिस वर्ड इज नीदर गुड नॉर इविल, ये संसार ना ही अच्छा है और ना ही बुरा है। ईच मैन हैज मैन्युफैक्चरिंग अ वर्ड ऑफ हिमसेल्फ, प्रत्येक आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है। फैक्ट है, दुनिया अच्छी है या बुरी नहीं है, हर एक पर्सन से पूछा जाए, सर्वे किया जाए, तो कुछ पर्सन कहेंगे हाँ अच्छी है, कुछ पर्सन कहेंगे नहीं है, कुछ कहेंगे कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसके बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते, बस एक कथन बोला गया है, दिस, यह दुनिया ना ही अच्छी है और ना ही बुरी है, प्रत्येक आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है। हर इंसान का इंडिविजुअल थॉट अलग होता है, अपने अनुसार चीजों को बुन सकता है, अपने थॉट ऑफ प्रोसेस डिफरेंट रख सकता है। क्या कंक्लूजन बोला गया है? सम पीपल फाइंड दिस वर्ड क्वाइट गुड, कुछ लोगों को यह दुनिया काफी अच्छी लगती है। डेफिनेटली कुछ लोगों के बारे में तो हम बोल सकते हैं कि हाँ कुछ लोगों को अच्छी लगती है, क्योंकि ऊपर स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि कुछों को पसंद है और कुछों को नहीं पसंद है। ठीक, यह दुनिया ना ही अच्छी और ना ही बुरी है। और सम पीपल फाइंड दिस वर्ड क्वाइट बैड, किसी को ये दुनिया बुरी भी लगती है। दोनों ही हमारे निष्कर्ष फॉलो हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ चुके हैं। सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है 15, बोला क्या है, डबल योर मनी इन 5 मंथ एंड एडवर्टीजमेंट। एक प्रचार देखा गया, एक एड देखा गया, क्या कि आप 5 महीने में अपने पैसों को डबल कर लो। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं तो 5 महीने बाद वो 20 लाख हो जाएंगे। 1 करोड़ रुपए हैं तो 5 महीने बाद वो 2 करोड़ हो जाएंगे। ऐसा एक एडवर्टीजमेंट है। कितनी अच्छी चीज है ना। चलो आगे देख लेते हैं। बोला गया है, दिस एश्योरेंस इज नॉट जेन्युइन, ये आश्वासन वास्तविक नहीं है। इसके बारे में कैसे बोला जाए? क्या कोई सर्वे किया गया है? क्या कोई जांच पड़ताल की गई है? तो इसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि ये आश्वासन सच है, जेन्युइन है, वास्तविक है या नहीं है। ठीक, नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, लोग चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़े। डेफिनेटली तभी तो ऐसे एडवर्टीजमेंट दी गई है, डबल योर मनी विद इन 5 मंथ्स, पीपल वॉन्ट्स देयर मनी टू ग्रो। हर एक इंसान चाहता है कि उसका पैसा बढ़े। ऑप्शन नंबर ओनली सेकंड फॉलो, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ओनली गुड सिंगर आर इनवाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस, नो वन विदाउट स्वीट वॉइस इज अ गुड सिंगर। तो फिर से आप सभी के सामने ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऑल इन्वाइटेड सिंगर इन द कॉन्फ्रेंस हैव गुड वॉइस, बोला गया है सिर्फ गुड सिंगर को इनवाइट किया गया है तो ठीक। दो सिंगर हु डू नॉट हैव अ स्वीट वॉइस आर नॉट इनवाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस, ये भी ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गिवन है हमारे पास। स्टेटमेंट, Company X has a record of manufacturing camera of quality and the latest design so that you do not spoil even a single shot irrespective of the weather condition। जरूर ये ओप्पो वीवो वाले फोन होंगे, है ना। बोला जा रहा है यहाँ पर कंपनी एक्स में गुणवत्ता और नवीनता डिजाइन के विनिर्माण कैमरा का रिकॉर्ड है। बहुत अच्छी क्वालिटी है भाई कैमरे की, ताकि आप मौसम की स्थिति के बावजूद भी एक भी शॉट खराब नहीं हो। आप कितना ही वेदर कंडीशन गंदा क्यों ना हो, कितनी बारिश क्यों ना हो, आपकी फोटो हमेशा सही आने वाली है, एक भी शॉट उसका बेकार नहीं जाएगा। ऐसा एक कथन बोला गया है। ठीक, कंक्लूजन क्या है, नो अदर कंपनी एक्सेप्ट एक्स इज रेपुटेड इन द कैमरा इंडस्ट्री। क्या बोला जा रहा है, कोई भी कंपनी
एक्सेप्ट नहीं करती। एक्स इज अ रेपुटेड इन द कैमरा इंडस्ट्री। एक्स को छोड़कर कोई अन्य कंपनी कैमरा उद्योग में प्रतिष्ठित नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया है कंपनी एक्स हैज अ रिकॉर्ड, एक्स के पास ऐसी क्वालिटी फीचर्स हैं। तो ये हमारा कंक्लूजन सही होता है, एक्स के बारे में ही बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, एनीवन कैन टेक एन एक्सेप्टेबल शॉट विद द कैमरा एक्स। कोई भी कैमरा एक्स के साथ स्वीकार्य शॉट ले सकता है। बोला गया है आप वेदर कंडीशन कितना भी बुरा क्यों ना हो तो ही आप शॉट लोगे तो बहुत क्रिस्टल क्लियर फोटो आने वाली है, और यही चीज बोली जा रही है कोई भी ले सकता है। डेफिनेटली दोनों ही निष्कर्ष आपके सही होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ चुके हैं, जहां पर आप सभी के सामने बोला जा रहा है recent trends also indicate that the number of child migrant in large cities is increasing। एक ट्रेंड ये दर्शा रहा है कि जो चाइल्ड का माइग्रेंट है, एक जगह से दूसरे जगह पे जो बच्चे जा रहे हैं वो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। These children leave their families, अपने घरों को छोड़ देते हैं, अपने परिवारों को छोड़ देते हैं, to join the rank of urban poor doing job in the market। मार्केट में बहुत ही पुअर लेवल की जॉब करने के लिए ऐसा देखा जा रहा है। वर्कशॉप पे, होटल्स में और इन द सर्विस सेक्टर में, मतलब हर जगह काम करने के लिए लोग अपने बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं वो माइग्रेंट हो रहे हैं, अपने फैमिलीज को छोड़ दे रहे हैं बहुत ही मामूली से छोटे मोटे कामों के लिए। हाल के रुझानों से यह भी संकेत मिलता है कि बड़े शहरों में बाल प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है। माइग्रेशन टू बिग सिटी शुड बी चेक्ड। बड़े शहरों में प्रवास की जांच होनी चाहिए। क्या जांच होनी चाहिए से इसका क्या प्रॉब्लम है, इसका क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कुछ भी नहीं निष्कर्ष निकाला जा सकता। वो तो वैसा ही बोल रहा है ना कि चाइल्ड माइग्रेंट तो वैसे भी बढ़ता जा रहा है, तो जांच करा लेंगे तो उसका क्या सॉल्यूशन निकल जाएगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। नेक्स्ट, द प्लाइट ऑफ पुअर चिल्ड्रन शुड बी थ्रू आउट स्टडीड। गरीब बच्चों की दुर्दशा का गहन अध्ययन से किया जाना चाहिए। अध्ययन करके क्या होगा? कोई रिजल्ट निकलेगा? नहीं। आपके दोनों ही निष्कर्ष नहीं फॉलो करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। स्टेटमेंट है, नो कंट्री इज एब्सोल्युटली सेल्फ डिपेंडेंट दीज डे। कोई भी देश इन दिनों बिल्कुल आत्मनिर्भर नहीं है। फैक्ट है, कोई भी देश इंडिपेंडेंट नहीं है। आप अपना प्रोडक्ट किसी दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करते हो, आप चीजों को इंपोर्ट भी करते हो, तो पर्टिकुलर कोई भी कंट्री, नॉट अ सिंगल कंट्री इज इंडिपेंडेंट। सबको किसी ना किसी चीज के लिए दूसरी कंट्री पे डिपेंड होना ही होता है। इट इज इम्पॉसिबल टू ग्रो एंड प्रोड्यूस ऑल दैट कंट्री नीड। जिस भी कंट्री की कोई आवश्यक चीज है, क्या सब एक ही देश में उगाया जा सकता है? क्या पेट्रोल आप यहाँ पर ले सकते हो, पेट्रोल का निकाला जा सकता है? नहीं, वो तो आपको इंपोर्ट कराना ही पड़ेगा। तो पहला कंक्लूजन हमारा सही होता है। नेक्स्ट, कंट्री मैन इन जनरल हैव बिकम लेजी। सामान्य तौर पर देशवासी आलसी हो गए हैं। बिल्कुल गलत। आलस की बात कहाँ की गई थी यहाँ पर? तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। स्टेटमेंट है, पेरेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू पे एनी प्राइस ऑफ एन इलाइट एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। क्या बोला जा रहा है हमारे सामने कि माता पिता अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, पहला निष्कर्ष है, ऑल पेरेंट दीज डे आर वेरी वेल ऑफ। आजकल सभी माता पिता बहुत धनी है। ऊपर बोला गया है किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। लेकिन क्या सभी माता पिता आज के टाइम पे धनी है, ये बोला जा सकता है? कभी भी नहीं। नेक्स्ट, पेरेंट्स हैव एन ऑब्सेसिव पैशन फॉर अ परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन थ्रू गुड स्कूलिंग। माता पिता में अच्छी स्कूली शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चों को संपूर्ण विकास के लिए एक जुनूनी जुनून होता है। अब देखो, अगर यहाँ पर ऑब्सेसिव नहीं होता तो ये मेरा स्टेटमेंट, ये मेरा कंक्लूजन, ये मेरा निष्कर्ष सही हो जाता। बट यहाँ पर ऑब्सेसिव मतलब पागलपन वाला जुनून की बात हो रही है, तो पागलपन वाला जुनून ये हमारा गलत हो जाएगा। सिर्फ पैशन तो है,
कि हाँ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी है, बट ऑब्सेसिव पैशन है, इसके बारे में नहीं डिफाइन है, तो हमारा ये निष्कर्ष गलत होता है। ओनली कोई भी फॉलो नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इन अ वन डे क्रिकेट मैच द टोटल रन मेड बाय अ टीम वर 200। एक क्रिकेट मैच में जो टोटल रन बनाए गए थे टीम के द्वारा वो 200 थे। आउट ऑफ दीज 160 रन वर मेड बाय द स्पिनर, और उसमें से 160 रन स्पिनर ने बनाए हैं। पहला पॉइंट है 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर। टीम में 80% स्पिनर थे। रन बनाए गए हैं 160 200 में से, लेकिन ये डिफाइन नहीं किया जा रहा कि 80% उसमें स्पिनर ही होंगे, तो इसके बारे में हमारे पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट, द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर। क्या जिन्होंने ओपनिंग की होगी वो हमेशा बैट्समैन जो होगा वो स्पिनर होगा? ये भी नहीं बताया जा सकता। तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर अगेन। क्लियर? मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर आ चुके हैं। बोला गया है एनी यंग मैन हु मेक डाउरी एज अ कंडीशन फॉर मैरिज। कोई भी युवक जो विवाह के लिए दहेज को शर्त मानता है। डिस्क्रीट हिमसेल्फ एंड डिसऑनर वुमेनहुड, वह स्वयं को बदनाम करता है और नारीत्व का अपमान करता है। जो डाउरी लेते हैं वो वुमेनहुड को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा बताया गया है। डिसऑनर करते हैं और डिस्क्रीट करते हैं, ठीक है। Those who take dowry in marriage should be condemned by the society। विवाह में दहेज लेने वाले की समाज द्वारा निंदा की जानी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। तो हमारे पास भी डेफिनेट की जानी चाहिए, लेकिन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम नहीं बता सकते। ठीक, नेक्स्ट, those who do not take dowry in a marriage respect womanhood। वो जो डाउरी नहीं लेता है वो वुमेनहुड की रिस्पेक्ट करता है, इसके बारे में भी हम कंफर्म नहीं बता सकते। अगेन option number D is the correct answer. Next question number 23. The government of country X has recently announced several concession on offer attractive package for foreign visitor। फॉरेन विजिटर को अट्रैक्ट करने के लिए कंट्री एक्स ने कंसेशन दिया है। नो मोर नंबर ऑफ फॉरेन कंट्री विल विजिट द कंट्री। डेफिनेटली अब बहुत सारे लोग नाउ आएंगे। और द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्ट सीम्स टू बी सीरियस इन टूरिस्ट कलेक्टिंग, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इस सेशन का ये अंतिम सवाल है। और क्या बोला गया है आप सभी के सामने, since the past 15 years 75% of the product in the world pottery market comes from country के। पिछले 15 सालों में 75% जो प्रोडक्ट है पूरे वर्ल्ड पॉटरी का वो कंट्री के से कम्स फ्रॉम आता है के से। However, हालांकि the employment in the pottery industry of country के has been consistently declining by 5 से 9% तक जो भी वहां के एम्प्लॉयमेंट थे वो कम कर दिए गए पिछले 3 सालों में। पिछले 15 वर्ष से दुनिया के मिट्टी के बर्तन को बाजार में 75% देश उत्पाद देश के से आता है। हालांकि देश के मिट्टी के बर्तन उद्योग में पिछले 3 वर्षों से हर साल 5 से 9% की लगातार गिरावट आ रही है। पहला कंक्लूजन क्या बोला गया है, इवन आफ्टर डिक्लाइनिंग एम्प्लॉयमेंट कम हो गया है। कंट्री हैज एनफ पॉटर्स, अभी भी उसके पास बहुत सारे पॉटर्स हैं टू कंटिन्यू कंट्रीब्यूटिंग इक्वली टू द इंटरनेशनल मार्केट में, वो अभी भी बराबर का दर्जा बनाए रखे, बराबर का कंट्रीब्यूशन रखे। डेफिनेटली सही बात बोली गई है, क्योंकि बोल दिया गया कि 75% प्रोडक्शन अभी भी वर्ल्ड के कंट्री के से कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो ये हमारा निष्कर्ष बिल्कुल सही होता है। दूसरा क्या बोला गया है, द लोकल डिमांड ऑफ पुअर्टी इन कंट्री के हैव सब्सटेंशियली डिक्रीज लीडिंग टू लेस इंटरेस्ट अमंग पोर्शन। यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो डिक्रीज हो गया है, तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ आपका कंक्लूजन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन चैप्टर भी फिनिश। आपके पूरा लॉजिकल रीजनिंग के हर एक सब टॉपिक को बहुत ही डिटेल में आपके सामने डिस्क्राइब कर दिया गया है। अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, सारे ही चैप्टर्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है एक एक पार्ट में जाके। तो आप सभी इन सारी चीजों को एक साथ जरूर देखें और
वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आपको कितने हेल्पफुल लगी है इस चीज को भी मेंशन करें। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना है ताकि टाइम टू टाइम आपके पास हर एक वीडियो का लिंक जाता रहे और आप हमारे सभी सेशन से कनेक्ट होकर अपने गवर्नमेंट जॉब के सिलेक्शन के करीब जा सके। अगर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व किया जाता है। वहां पर जाके आप अपने डाउट्स क्लियर करा सकते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट को पूछ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। हर एक पर्टिकुलर बैच का अलग अलग ग्रुप है, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर देंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। 7272824365 पर अगर आप मैसेज करते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है, जहां पर टीचर्स, स्टूडेंट, हर कोई एक हेल्दी डिस्कशन कर रहा होता है, अपने डाउट्स को सॉल्व करा रहे होते हैं। तो अगर आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर एक बार कमेंट में मेंशन करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर परीक्षा जंक्शन चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट क्लास एंड थैंक यू, ब्लेसिंग्स।